नमस्ते साथियों। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसे हम देखें परीक्षा की दृष्टि से या परीक्षा में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से या फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की दृष्टि से भी हम अगर देखते हैं तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज के इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं ताकि आपको जो है परीक्षा की तैयारी के लिए और साथ ही ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आप जो है इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में। अर्थात द्विघात समीकरण के जो हमें दो मूल प्राप्त होते हैं उनका योगफल हमें कितना प्राप्त होगा, उनका गुणनफल हमें कितना प्राप्त होगा। साथ ही एक नया शब्द है विविक्त कर जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इस पर, और इस पर निर्भर करने वाले मूलों की प्रकृति अर्थात जो विविक्त कर है उसी से हम जो है किसी समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में कुछ निर्णय ले पाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए ताकि आपको जो है इन महत्वपूर्ण प्रश्नों और ऑब्जेक्टिव के बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हम आज का जो हमारा टॉपिक है कि द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में। अच्छा, हमने देखा था कि द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने के लिए हमने जो है श्रीधराचार्य सूत्र का निगमन भी किया था और श्रीधराचार्य सूत्र भी हमने देखा था कि ये क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से हम एक बार प्लस चिन्ह लेकर के और एक बार माइनस चिन्ह लेकर के समीकरण के दो मूल ज्ञात कर रहे थे कि यदि हम इसमें जो है अगर धनात्मक चिन्ह लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं तो अपने को जो है यहाँ पर प्राप्त होता है -b प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यदि हम यहाँ पर जो है ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, नेगेटिव साइन अगर हम लेते हैं तो हमें यहाँ पर x का एक और मान मिलता है -b माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे हल करके हम दो मूल जो है ज्ञात कर रहे थे, किसके दो मान प्राप्त कर रहे थे, वो समीकरण के मूल जिन्हें हम बोल रहे थे। और हम जानते हैं कि ये द्विघात समीकरण है तो इसका सामान्य रूप ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, तो इसे हम जो है क्या कहते हैं कि ये जो धनात्मक चिन्ह लेने से जो x का मान आ रहा है इसे हम अल्फ़ा नाम देते हैं और जो ऋणात्मक चिन्ह लेने से जो x का मान आ रहा है उसे हम बोलते हैं बीटा। अब ये अल्फ़ा और बीटा क्या हैं? तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सारे जो हैं हमारी यूनानी भाषा से लिए हुए शब्द हैं। जो यूनानी शब्द हम इसको बोलते हैं कि ये यूनानी भाषा से लिए गए हैं। अल्फ़ा, बीटा जितने भी चिन्ह हैं तो इसको हम जो है किस नाम से जानते हैं कि ये जो प्लस साइन लेने से जो पहला मूल जो अपने को मिलेगा x का वो होगा अल्फ़ा और दूसरा मूल जो मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं बीटा। अब आते हम यहाँ पर मूलों के योगफल के बारे में बात करते हैं। मूलों का योगफल अर्थात हमें इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ना है मतलब हम किसका मान ज्ञात करने वाले हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा का मान हमारे पास में क्या था? अल्फ़ा का मान था -b प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और प्लस बीटा का मान हमने कितना लिखा था? बीटा के लिए हम बोल रहे हैं कि ये होता है -b माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब दोनों में यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो दोनों का एलसीएम अपने को एक ही मिलने वाला है 2a। और ऊपर जो अंश में जो राशियाँ लिखी हुई है उसको भी आप ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं -b प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर क्या आ गया -b और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम ये देखते हैं कि ये प्लस वाला रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है और ये माइनस वाला रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। जब दोनों कैंसिल हो गए तो एक माइनस भी अपने को यहाँ से मिल रहा है, एक माइनस भी यहाँ से मिल रहा है। कुल मिला के कितने हो गए? -2b हो गए हैं। और यहाँ पर कितना मिल रहा है? नीचे 2a बच रहा है। अब यहाँ भी 2 से 2 हम कैंसिल कर दें तो हम क्या पाते हैं
कि हमें इस समीकरण के मूलों का योगफल मिल गया। मूलों का योगफल जिसे हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना प्राप्त हुआ, -b/a। तो इसे आप याद रखिए कि किसी भी द्विघात समीकरण के जो शून्यक होते हैं, मूल होते हैं, रूट्स होते हैं, उनका योगफल जब भी आप करेंगे तो किसके बराबर होगा, -b/a। अच्छा, ये b और a का मान हमको कहाँ से प्राप्त होगा, कि हमें सवाल पूछा गया है कि ये समीकरण है और इसके मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो b और a का मान प्राप्त होगा हमें यहाँ से, ये हमारा b है और ये हमारा a है। जो समीकरण दिया गया है उसके अंदर x की घात 2 का जो गुणांक है वो a होगा, और जो x का जो गुणांक है अर्थात x की घात 1 वाला जो गुणांक होगा उसे हम b बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो हम a और b के मान अगर हमारे पास में है तो हम समीकरण के मूल जो हैं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, मूलों का गुणनफल। अभी जैसे हमने इनको जोड़ा है ऐसे ही हम इनका क्या करवा देते हैं, गुणा करवा देते हैं। जब गुणा करवाएंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा अपने को मिलेगा। तो अल्फ़ा का मान तो अपने को पता है -b प्लस √b² - 4ac अपॉन 2a इंटू, अब यहाँ पर चूँकि ये बीच में प्लस माइनस वगैरह जो भी आ रहे हैं तो हम इसको कोष्टक में लिख देते हैं। और यहाँ पर जो अपने को बीटा का मान वो कितना है, -b √b² - 4ac अपॉन 2a। गुणा करवाना है अपने को, अब पहले जोड़ा था, अब गुणा करवाना है। अब तो गुणा कैसे करवाएंगे, तो गुणा करवाने के लिए क्या करते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं, -b प्लस √b² - 4ac, और इस कोष्टक में आ जाएगा -b √b² - 4ac, और नीचे जो है हमारे पास में 2a यहाँ से है, 2a यहाँ से, 2a का गुणा 2a में करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मिलता है अपने को, अच्छा हमने एक सूत्र कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, या तो 9th में पढ़ा होगा, कि ये सर्वसमीकरण हमने पढ़ी है a+b और a-b। अगर एक कोष्टक में a+b है, दूसरे में a-b है, जब दोनों का गुणा करवाएंगे आप लोग तो आपको मिलेगा a की घात 2 b की घात 2 अर्थात a² - b²। ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा क्या कि इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं और ये हमारा क्या हो गया, b हो गया, पूरा जो है b² √b² - 4ac, ये थोड़ी देर के लिए b हो गया। यहाँ पर वापस वही a का मान हमारे पास कितना है, -b है, और b का मान कितना है, √b² - 4ac है। तो ये b का मान है और ये हमारे पास में a का मान है। तो देखिए ध्यान से, a प्लस b और यहाँ पर गुणा a माइनस b, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, a² - b²। a² मतलब a का मान कितना माना था हमने, ये कितना, -b, तो -b की घात 2 हो गई। बीच में कौन सा चिन्ह लगाना है, सर्वसमीकरण से माइनस का लगाना है। माइनस का लगाने के बाद में क्या करना है, हमें लिखना है √b² - 4ac, ये हमारा b का मान है, b² - 4ac, और b पे भी क्या करना है, वर्ग करना है। और बटे में कितना मिलेगा अपने को, 2 का गुणा 2 में हुआ तो 4, और a का गुणा a में हुआ तो कितना मिला, a² अपने को प्राप्त हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से माइनस की घात 2 है अर्थात प्लस मिलेगा, और b की घात 2 मतलब b के ऊपर 2 लिख दो, माइनस, अब ये यहाँ पे वर्ग है और ये वर्गमूल है। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को काट देंगे तो अपने को कितना मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा कि बाहर कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा b² - 4ac, और अपॉन में कितना है, 4a² प्राप्त हुआ। तो अगली स्टेप में अपने को कितना प्राप्त होने वाला है, b², और माइनस का गुणा हम अंदर करवाएंगे तो -b², और माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस मिलेगा, और 4ac अपॉन में कितना है, अपॉन में हमारे पास में 4a²। तो यहाँ पर -b² और +b² दोनों कैंसिल हो गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिला, 4ac अपॉन 4a²। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, 4 से 4 जा रहा है, और एक घात 2 है a की, और यहाँ पर एक घात 1 है, तो यहाँ से अपने को मिलेगा c अपॉन a, अर्थात अपने को जो है, अगर हमारे पास में किसी वर्ग समीकरण में c और a का मान अगर दे रखा है तो हम उसके मूलों का गुणनफल डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हम यहाँ पे लिखेंगे मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर कितना प्राप्त हुआ, c अपॉन a हमें प्राप्त होगा।
अगली जो बात है हमारी, तो हमने यहाँ पर जो है दो चीज़ें तो ज्ञात कर ली। पहली चीज़ क्या निकाल ली हमने, मूलों का योगफल -b/a के बराबर होता है, और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। साथ ही हम बोल रहे हैं कि मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था आपको कि ये जो रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर लिखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है इसको हम बोलते हैं विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट। इसलिए हम इसको लिखते हैं d = b² - 4ac। ये किसी भी समीकरण का क्या कहलाता है, विविक्त कर कहलाता है। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाए कि जो समीकरण दे रखा है इसका विविक्त कर अपने को ज्ञात करना है, इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए। जब इसका विविक्त कर ज्ञात करने जाएंगे हम तो अपने को a, b और c तीनों के मानों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप जो है समीकरण से तुलना करके a, b और c तीनों के मान अगर हम रख देंगे तो हमें जो है समीकरण का क्या प्राप्त हो जाएगा, विविक्त कर प्राप्त हो जाएगा। और इस विविक्त कर पर ही निर्भर करती है हमारी मूलों की प्रकृति। अच्छा, मूल हमें कौन कौन से प्राप्त होंगे, ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा किसके ऊपर, डी के ऊपर, कि हम इस विविक्त कर का मान अगर ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, विविक्त कर का मान अगर हमने ज्ञात कर लिया और ये मान कैसा मिला अपने को, धनात्मक मिला। धनात्मक मतलब पॉजिटिव मिला। पॉजिटिव मतलब क्या, शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर अगर हम बात कर लें तो यदि d जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू हुआ 0 के, तब क्या होगा। और यदि ये जो d है ये ऋणात्मक हुआ, ऋणात्मक हुआ मतलब हम बोल रहे हैं कि d का मान ऋणात्मक मिलेगा। ऋणात्मक मिलेगा मतलब कैसा, ऋण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से छोटी हो। अगर d का मान हमने d ज्ञात किया, ये धनात्मक मिला है ऋणात्मक मिला। धनात्मक मिलने में दो स्थितियाँ हमारी बन रही है धनात्मक के अंदर, कि धनात्मक में अंदर स्थितियाँ दो कौन कौन सी हो रही है। एक तो हो रही है कि यदि d बराबर हुआ 0 के, ठीक है, और एक हो रहा है d का मान बड़ा हुआ 0 से। ठीक, तो दो स्थितियाँ बन रही है। तो इस स्थिति में अपने को जो है इसके मूल जो है किस प्रकार से प्राप्त होंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कि अगर ये जो d है, अर्थात हम सूत्र क्या लिख रहे हैं, -b ± अंडर रूट, यहाँ पर b² - 4ac की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ d लिख सकता हूँ अपॉन 2a। सबसे पहली बात करें कि यदि d का मान अगर 0 हो गया तो क्या होगा। जब d बराबर 0 हम यहाँ पर रख देंगे तो अपने को इसके मूल कैसे मिलेंगे, -b ±√0 अपॉन 2a। ठीक है, और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है अपॉन 2a। तो जब एक बार आप प्लस साइन लेंगे तो अल्फ़ा मिलेगा, एक बार माइनस साइन लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, बीटा मिलेगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा, प्लस साइन लेने पर आपको अल्फ़ा मिल गया -b अपॉन 2a, और नेगेटिव साइन लेने पर आपको कितना मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा। ठीक है, बीटा मतलब -b अपॉन 2a। अब आप बोलेंगे आपने +0 नहीं लगाया, -0 नहीं लगाया। भैया, जिसमें 0 को आप किसी भी संख्या में जोड़ेंगे और किसी भी संख्या में से 0 घटाएंगे तो आपको वही संख्या मिलने वाली है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर d का मान 0 हो गया तो समीकरण के दोनों मूलों के मान कैसे प्राप्त हुए, आप देख करके बता सकते हैं। अल्फ़ा का मान भी -b अपॉन 2a हुआ और बीटा का मान भी कितना हुआ, -b अपॉन 2a। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, या एक और नाम क्या लिख सकते हैं, समीकरण के दोनों मूल जो है हमें किस प्रकार प्राप्त होंगे, समान प्राप्त होंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि यदि किसी समीकरण के विविक्त कर का मान अगर 0 के बराबर हुआ तो जो समीकरण के जो दो मूल मिल रहे हैं अपने को, कौन कौन से, अल्फ़ा और बीटा दोनों मिल रहे हैं, वो दोनों के मान कैसे होंगे, दोनों के मान जो होंगे वो हमें बराबर प्राप्त होंगे, समान प्राप्त होंगे। और कितने प्राप्त होंगे, आप बिना मूल ज्ञात किए भी जो है ज्ञात कर सकते हैं कि कितने प्राप्त होंगे। पहला मूल मिलेगा -b अपॉन 2a, और दूसरा मूल भी क्या होगा, दूसरा भी वही होगा, -b अपॉन 2a के बराबर ही अपने को मिलने वाला है। अच्छा, यदि d का मान जो है 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा हुआ मतलब इस समीकरण या इस सूत्र के अंदर हम देखते हैं कि d का मान जो है कैसा हुआ, धनात्मक प्राप्त हुआ। धनात्मक प्राप्त हुआ तो यहाँ पर अगर कोई
कौन सी संख्या बोल सकते हैं हम, पूर्ण वर्ग संख्या हुई। पूर्ण वर्ग संख्या हुई तो इसका वर्गमूल जो है वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगी। और अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुई या अभाज्य संख्या हुई तो इसको हम जो है ऐसा का ऐसा लिख करके दो मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर डी का मान जो है कैसा हुआ, 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा होगा तो समीकरण के मूल अपने को कैसे मिलेंगे, दोनों मान जो अपने को अलग अलग मान मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को समीकरण के मूल प्राप्त हो रहे हैं ना, तो हम इनको क्या बोलते हैं कि समीकरण के जो मूल मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, वास्तविक मिलेंगे। तो इसमें दो स्थितियाँ हमने देखी, वास्तविक मिलेंगे। तो पहली स्थिति क्या है कि अगर हमें जो है समीकरण के जो मूल हैं वास्तविक हैं, तो वास्तविक होने के लिए या तो d का मान अगर 0 हुआ तो उसके मान कैसे होंगे, बराबर होंगे। और d का मान जो है 0 से बड़ा हुआ तो उसके जो मूल होंगे वास्तविक और कैसे होंगे, असमान अपने को प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर अपने कितनी स्थितियाँ हो गई, दो स्थिति हो गई। तीसरी और स्थिति के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या कि d का मान 0 से छोटा हुआ। d का मान 0 से छोटा मतलब d कैसा हो गया, यहाँ पर कोई भी संख्या जो अपने को मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ऋणात्मक मिलेगी। और मैंने बताया भी था किसी वीडियो के अंदर कि अगर यहाँ वर्गमूल के अंदर ऋण संख्या है, ऋणात्मक है, तो हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। मतलब कुल मिला के कितना है, √-1 संख्या बाकी की कुछ भी हो सकती है। जब √-1 मिल गया तो हम इसको किससे निरूपित करते हैं, i से निरूपित करते हैं। लेकिन ये अभी अपने को नहीं पढ़ना है और हम सीधे सीधे यहाँ पर लिखेंगे कि यदि d का मान जो है ऋणात्मक हुआ तो समीकरण के मूल जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। समीकरण के मूल अपने को कौन से नहीं मिलेंगे, वास्तविक नहीं मिलेंगे। मूल तो हैं उसके, लेकिन हम कहेंगे कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है रूट के अंदर जो है हमें कोई ना कोई ऋणात्मक संख्या प्राप्त होने वाली है। तो हमने जो है समीकरण के मूलों की जो है 3 स्थितियाँ देख ली हैं। और कौन कौन सी देखी है वो देखते हैं हम लोग कि यदि समीकरण के लिए विविक्त कर जो है हमारा d, ठीक है, कौन सा है, d जो विविक्त कर है और जिसे हम बोल रहे हैं d बराबर b² - 4ac। अगर ये विविक्त कर का मान 0 हुआ, विविक्त कर का मान 0 से बड़ा हुआ तो समीकरण के मूल कैसे होंगे, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, और तीसरी स्थिति जो हमारी क्या है कि अगर जो d का जो मान है, ठीक है, वो कैसा हुआ, धनात्मक न होते हुए क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, d का मान जो है <0 हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं होंगे। और वास्तविक नहीं होंगे मतलब कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। उसको हम कल्पना कर सकते हैं कि हाँ समीकरण के मूल हैं, कोई ना कोई मूल तो हैं, लेकिन हम उनको बता नहीं सकते। कहाँ पर नहीं बता पाएंगे समीकरण के मूलों को, किसी भी ग्राफ के ऊपर हम जो है इस स्थिति में उनको नहीं दर्शा पाएंगे, इसलिए हम उनको बोल रहे हैं कि समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। अब वास्तविक के अंदर 2 स्थितियाँ बन गई, d बराबर 0 हुआ तो समीकरण के जो दोनों मूल हैं वो कैसे होंगे, बराबर होंगे या समान होंगे। और इसके अंदर क्या हो गया, समीकरण के जो दोनों मूल हैं वो कैसे होंगे, असमान हमको प्राप्त होंगे। तो हमने जो देखा है, और साथ में एक चीज़ और रह गई ना अपनी, क्या रह गई कि अगर d बराबर 0 हुआ तो दोनों मूल बराबर होंगे और इनका मान कितना होगा, इनका मान होगा -b/2a। ये भी जो है कभी कभी जो है अपने को ऑब्जेक्टिव में पूछ ले आता है कि अगर विविक्त कर का मान 0 के बराबर है तो समीकरण के दोनों मूलों का मान जो है कितना होगा, तो वो होगा -b/2a। तो इस वीडियो में जो हमने देखा है आज, वो पहली चीज़ हमने देखी है कि द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना आता है। याद रखिए आप लोग, -b/a के बराबर होता है। मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा × बीटा बराबर किसके, c/a के बराबर। और विविक्त कर जिसे हम d बोल रहे हैं, d बराबर b² - 4ac होता है। और इस d से ही जो हम क्या निकाल सकते हैं, समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं कि समीकरण के जो मूल हैं वो या तो वास्तविक होंगे या फिर कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। वास्तविक कब होंगे, जब d का मान धनात्मक हुआ, और काल्पनिक कब होंगे, जब d का मान ऋणात्मक हुआ। तो वास्तविक के अंदर एक और चीज़ है
कि d बराबर 0 हुआ तो समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे, उनका मान -b/2a के बराबर होगा। b और a का मान रख देंगे आप, तो आप सीधे सीधे जो दोनों बराबर मूल जो है ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है d का मान 0 से अगर बड़ा हुआ तो मूल तो वास्तविक होंगे ही, लेकिन उनके जो मान, जो उत्तर मूल जो अपने को मिलेंगे, x के जो दो मान मिलेंगे, वो दोनों ही उत्तर अपने को अलग अलग प्राप्त होंगे। तो ये वीडियो जो है अपनी परीक्षा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी से संबंधित सवालों को हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आप देखते रहिए, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे, और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।